चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम क्या क्या पढ़े हैं, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। फिर हमको कुछ समस्या आने लगा, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में ज़्यादा टाइम लगने लगा, पेज का भी बर्बादी हो रहा था क्योंकि उसको लंबा लंबा वाक्य में लिखना पड़ता है और ढेरों सारा रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना है। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट आया आपका रासायनिक समीकरण का। लेकिन फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण को पढ़ते पढ़ते एक समस्या और आ गई, क्या कि रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित तो कर दिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी रह गया था। रासायनिक समीकरण हमको लाभ तो दे रहा था, समय का बचत भी दे रहा था, कॉपी भी बचा रहा था, लेकिन उसमें कमी क्या था कि पदार्थ का अवस्था, उत्प्रेरक, ताप, दबाव, ये सब का जानकारी नहीं दे पा रहा था। तो फिर उसके बाद हम सीखे रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। अब हम सीखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया किस किस प्रकार से संपन्न हो सकते हैं या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एक हेडिंग दे दीजिए प्यारा सा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभी हम ये जितना भी प्रकार आपको रासायनिक अभिक्रिया का लिखाने वाले हैं, ये सारा का सारा आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसको लिख लीजिए ऊपर में, VVI जितना भी लिखाएंगे सभी को अच्छे से याद करना है। एक नंबर लिखिए, संयोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंथेसिस, या इसको कहेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस इंग्लिश में नाम जान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया को भाई इंग्लिश में सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया, आपको अगर एक चीज का अर्थ पता चल जाएगा तो आप खुद बता दीजिए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होने वाला है या इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो आप एक चीज समझ जाइए, ये जो संयोजन शब्द है इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो कुछ बच्चे अब समझ भी गए होंगे कि यह जरूर कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें जुड़ता होगा। अब क्या जुड़ता होगा भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, पदार्थ, तो इसमें जुड़ेगा क्या, पदार्थ। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। चलिए संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन हम लिखा दिए हैं, आप इसको अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सीधे सीधे संयोजन अभिक्रिया का हेडिंग डाल करके इसका डेफिनेशन लिखा दिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, कह देगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो कुछ भी पूछे सबका उत्तर होने वाला है एक ही। आपको बच्चा का ऐसा नहीं करना है कि संयोजन अभिक्रिया लिखाएं तो खाली इसी को आपको याद है। अगर बोल देगा संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें तो परिभाषित कैसे करना है आपको पता नहीं है। सब में आपको यही लिखना है। क्या लिखाए हैं कि जब दो या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो अभिक्रिया कर रहा है पदार्थ वह तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो हम क्या बोले, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एकल पदार्थ बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं। अब एकल का अर्थ क्या हुआ, एक पदार्थ बनाना। दो या अधिक पदार्थ है, सब आपस में मिलकर एक बड़ा ऐसा उत्पाद बना दिया, बड़ा ऐसा पदार्थ बना दिया, तो एकल उत्पाद बनाते हैं। तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, सर दो या अधिक क्यों बोले, एक पदार्थ हम नहीं ले सकते हैं क्या, तो नहीं ले सकते हैं। आप एक चीज को कैसे मिलाइएगा, आपको 1 रुपया देंगे, कहेंगे कि इसको मिलाइए, आप किस में मिलाइएगा। आपको 1 रुपया का 2 सिक्का अगर दे देते हैं तब भले उसको आप आपस में मिला दीजिएगा, 10 सिक्का देंगे तब भले उसको आपस में मिला दीजिएगा, एक ही सिक्का देंगे तो आप उसको मिलाइएगा किसमें,
नहीं मिला सकते हैं। इसी वजह से जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा कोई भी पदार्थ तो 2 होगा कम से कम या 2 से अधिक होगा, इसीलिए लिखाए हैं जब 2 या अधिक पदार्थ। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में तत्व यौगिक सभी भाग लेते हैं, तत्व या यौगिक ब्रैकेट में दे दिए आपस में अभिक्रिया कर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी सब मिलकर एक जैसा एक उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया? CO2। देखिए यहाँ पे पदार्थ कितना भाग ले रहा था? 2 गो, और दोनों आपस में मिलकर कितना पदार्थ बना रहा है? 1 गो। तो एकल उत्पाद बना रहा है। एकल का अर्थ होता है एक उत्पाद बनाना। तो देखिए यह हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह भी 2 गो पदार्थ है और दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा है? एकल उत्पाद बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तत्व था, मैग्नीशियम क्या है? तत्व है, और ये भी क्या है? ऑक्सीजन तत्व है। दोनों तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम याद रख लीजिए, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है। यह यौगिक किससे रिएक्शन कर रहा है? एक तत्व के साथ। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। अब ये दोनों आपस में तत्व है और यौगिक है, तत्व और यौगिक आपस में रिएक्शन करा के एकल यौगिक बना रहा है, जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, फिर से सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनी का परमाणु है। हम आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे। सल्फर अलग कंपनी का परमाणु है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, एक अलग कंपनी का परमाणु है। तो ये दोनों आपस में मिला हुआ है, तो ये एक यौगिक है। अब यह यौगिक यह ऑक्सीजन तत्व से रिएक्शन कराता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक यौगिक है। तो देखिए यह एकल पदार्थ बना रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब यही SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप पानी में मिला दीजिएगा या पानी में आप उसको प्रवाहित कीजिएगा, तब आपका क्या बनेगा? H2SO4, जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये भी आप देखिए, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा है? एकल पदार्थ बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या भाग ले रहा है? यौगिक भाग ले रहा है। SO3 भी यौगिक है, H2O भी यौगिक है, दोनों यौगिक मिलकर एकल यौगिक बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको अच्छे से नोट करिए। चलिए 2 नंबर हेडिंग डालिए। 2 नंबर अभिक्रिया का नाम है वियोजन, या इसको कहते हैं अपघटन। अभिक्रिया अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, अब यह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? हम सिर्फ आपको इसका अर्थ बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यह अभिक्रिया में क्या होता है। तो समझिएगा, वियोजन या अपघटन का अर्थ होता है टूटना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें टूटता होगा। अब क्या टूटता होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है? पदार्थ। तो टूटेगा कौन? पदार्थ ही ना टूटेगा, हाथी बैल थोड़े टूटेगा। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? पदार्थ टूट रहा है। हम आपको अब सपोज करिए एक पत्थर देते हैं, उसको कहेंगे तोड़ने। अब एक पत्थर को आप कितना टुकड़ा में तोड़ सकते हैं? वह 2 टुकड़ा में भी टूट सकता है, 2 से ज़्यादा टुकड़ा में भी टूट सकता है, 3 में टूटेगा, 5 में टूटेगा, कोई गारंटी ना है, लेकिन टूटेगा 2 या 2 से ज़्यादा में। ठीक है, यह बात तो समझ गए। अब एक बात बताइए, इस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है वो तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है क्या? नहीं, तत्व नहीं हो सकता है। क्योंकि सपोज करिए हम आपको इतना बड़ा सोना का ढेर दे दिए और हम कहेंगे इसको आप 2 टुकड़ा में तोड़िए, तो आप इसको तोड़ के छोटा छोटा 2 टुकड़ा में बांट दिए। अब यह तो है सोना एक तत्व, आप इसको 2 टुकड़ा में तोड़ भी दिए, लेकिन क्या इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है? नहीं हुई है। इसमें फिजिकल चेंज हुआ है, इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जब रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया होगा कहाँ से?
तो एक बात तो समझ गए कि यह जो अभिक्रिया है इसमें तत्व भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि तत्व अगर टूटेगा टुकड़ा में तो वह वही तत्व रहेगा, वह बदलेगा कहाँ, इसमें बदलने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या भाग लेगा भाई, यौगिक भाग लेगा। बड़ा सा कोई यौगिक लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, फिर देखेंगे क्या क्या नया नया पदार्थ बन रहा है मेरा। चलिए, यह बात तो हम समझ गए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग नहीं ले सकते हैं। तब कौन भाग लेगा भाई, तो यौगिक भाग लेगा। यौगिक भाग लेकर के क्या करेगा, टूट जाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए नोट करिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं या नए उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए हम एग्जाम्पल भी ढेर सारा दे दिए हैं आपको। FeSO4 जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट, ये सब नाम लिख ही लीजिएगा क्योंकि आपको काम देगा और इसको याद करिएगा। फेरस सल्फेट, इसको अगर आप गर्म कीजिएगा, त्रिभुज का अर्थ हम क्या बताए थे, इसको कहते हैं त्रिभुज को क्या, डेल्टा। डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है गर्म करना, गर्म करने का संकेत है ये। तो जब इसको आप गर्म करिएगा तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। उसी प्रकार आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं चूना पत्थर, ये सब चीज़ याद रखिएगा। जो जो चीज़ हम लिखा रहे हैं इसको दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका इसी से निकलेगा। ऑब्जेक्टिव का कुछ अलग से तैयारी नहीं होता है, आप इसी को अच्छे से पढ़िए, आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। चलिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको कहते हैं चूना पत्थर घरेलू भाषा में। इसको आप गर्म कीजिएगा तो यह बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अगर जिनको नाम पता नहीं है वो लिख लीजिए अलग से। इसका नाम केमिस्ट्री का क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिस्ट्री में क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। घरौआ भाषा में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना और इसको कहते हैं चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब आते हैं लेड नाइट्रेट पे। लेड नाइट्रेट को आप यदि गर्म करिएगा तो यह लेड ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। और यहाँ पे हम कलर भी लिख दिए हैं कि फेरस सल्फेट जो होता है उसका रंग होता है हरा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से फेरस सल्फेट का रंग कौन सा है, दे देगा हरा, नीला, पीला, इनमें से कोई नहीं, तो आपको हरा वाला में टिक करना है। तो यहाँ पे हम कलर भी लिखा दिए, फेरस सल्फेट का रंग क्या है, हरा है, ठीक है। अब फेरिक ऑक्साइड का भी रंग लिख दिए हैं भूरा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है, वो लिखा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये क्या है भाई, तो ये है आपका संकेत विद्युत धारा का। अगर आपको तीर के नीचे विद्युत धारा लिखना है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप संकेत में सिर्फ ऐसे ऐसे भी लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा वो कि यह करंट दे रहा है। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड यानी जो खाने वाला नमक होता है उसमें से ज़्यादा मात्रा में करंट प्रवाहित करिएगा तब वह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाएगा। पानी में भी उसी प्रकार से आप अगर करंट ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कीजिएगा तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका रंग होता है श्वेत। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब इसको यदि ये सूरज बना दिए हैं, सूरज का अर्थ क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति में। अब यदि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को आप रखिएगा तब यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। उसी तरह इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। आप नाम लिख लीजिए, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और इसको क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, नाम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में लाइएगा तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ लिखा दिए हैं कि यह जो टूटता है उसमें से जो ये सिल्वर है यह धूसर, धूसर का अर्थ होता है मिट्टी जैसा, या भूरा भी लिख सकते हैं, उस रंग का सिल्वर आपको प्राप्त होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसमें एक समझने वाला बात और है कि यह जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है ना,
इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आप देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का रील काला काला रहता है, तो वो जो रील रहता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। तो कहीं पे नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। नहीं तो हम लिखा देते हैं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा रहे हैं। नोट पॉइंट लिखिए। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा ये ब्लैक एंड व्हाइट का, न तो अंग्रेजी लिख देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसका डिफिनेशन लिखना है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा का क्षेप होने वाला है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होने वाला है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऊष्मा का तो उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन ऊष्मा के जगह पे अगर ऊर्जा का भी उत्सर्जन होने लगे, किसी भी प्रकार का चाहे वह ऊर्जा हो, तब भी हम उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और यही डिफिनेशन एक्यूरेट है आपका। तो यह जरूरी नहीं है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया नाम है तो ऊष्मा का ही उत्सर्जन होगा, हो सकता है ऊर्जा का अन्य रूप भी उत्सर्जित होने लगे, तब भी हम उस रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। इसको नंबर देके नहीं लिखना है, इसको अलग से स्टार देके लिख लीजिए, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ही यह आएगा। और यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, साथ साथ लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा
अब ब्रैकेट में लिख दीजिए ऊर्जा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए कहलाता है नहीं होगा, कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल दे दीजिए, बिना एग्जाम्पल के तो आपका उत्तर पूर्ण होगा नहीं, तो एग्जाम्पल लिखिए या जैसे लिखिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो CaO इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और हिंदी में इसको चूना कहते हैं या कली चूना कहते हैं या भकड़ा चूना कहते हैं। ये सब नाम जो घरेलू वाला है इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जा सकता है। आप चूना जो घर पोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको सबसे पहले पोतने के लिए क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं। पानी में आप मिलाइएगा तो देखिएगा एक अलग सा जादू होता है, क्या कि पानी अचानक खौलने लगता है। तो चूंकि पानी खौल रहा है तो खौलता है पानी किस वजह से? उष्मा के कारण। यानी चूना को पानी में मिलाने से क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। तो अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि चूना का पानी में मिलाना एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो उसी चीज का हम सिर्फ इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो चलिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया यानी कली चूना लिख दिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका नाम कली चूना है ये, या इसको भखड़ा चूना भी कहते हैं। जो लिखना है लिखिए, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को आप किस में मिला रहे हैं? पानी में, H2O। मिलाने पे क्या हमको मिलता है? CaOH पे होल 2। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको घरेलू भाषा में कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना। जो पानी में मिल गया वह बुझ गया, और जो नहीं मिला है वह बिना बुझा चूना। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस आपका उष्मा उत्सर्जन होगा। जो पानी खौलने लगता है वह यही उष्मा के कारण होता है। और एग्जाम्पल है इसका, क्या है देखिए, CH4 यह है आपका प्राकृतिक गैस, जिसको मेथेन भी कहते हैं। इसको आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा यानी इसको जलाइएगा तो आपको प्राप्त होगा CO2 प्लस H2O, वो भी भाप के रूप में, और प्लस उष्मा। ये जो H2O होता है ये गैस के रूप में उड़ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्राकृतिक गैस। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस कौन सा है? CH4 जहां आपको देखने को मिले वहां टिक मार देना है। और इसका नाम है, इसको मेथेन भी कहते हैं। खैर इसका एक अलग सा चैप्टर है, उसको मैं आपको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जो लिखा रहे नोट कर लीजिए। क्योंकि इसको भी जलाने पर उष्मा उत्सर्जन होता है, तो इसी वजह से ये भी एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखिए, पहले इसको नोट करिए। चलिए,
कार्बन को आप जला दीजिए। अब कार्बन कोयला हो, लकड़ी हो, जो भी हो, उसको जलाइएगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा, तो आपको क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस ऊष्मा, हम सभी जानते हैं। मैग्नीशियम ले लीजिए, इसको भी जलाइएगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? MgO प्लस ऊष्मा। समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 को बुढ़ाने के लिए 2 से गुना किए, तो यहाँ पे 2 से गुना हो गया, समीकरण संतुलित। और एग्जाम्पल देखिए, श्वसन। जी हाँ, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब सवाल आता है कैसे? आपको हम बता देते हैं। श्वसन जो आपका ये टॉपिक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, वो भी बायोलॉजी वाले चैप्टर में। आपका जो जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर है, उसमें आपको श्वसन को भी अच्छे से पढ़ना है। वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन चूंकि टॉपिक आ गया है तो हमको तो बताना पड़ेगा ही। तो समझिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, भोजन को ग्रहण कर लिए, फिर उससे क्या होता है? वो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचाता है, और भोजन को पचाने का अर्थ है भोजन से जो पौष्टिक तत्व है उसको अवशोषित करता है। तो जो पौष्टिक तत्व को अवशोषित करता है भोजन से, वो किस रूप में करता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज कहिए या ग्लूकोज कहिए, बात एक ही है। ग्लूकोज के रूप में अवशोषित कर लेता है। जो भी भोज्य पदार्थ है उसका जो भी आपका तत्व है, पौष्टिक चीज है, उसको वह अवशोषित कर लेता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। हाँ, और भी मिनरल सब अवशोषित करता है, जैसे जिंक हुआ, आपका आयरन हुआ, वो सब भी अवशोषित करता है। लेकिन जो मेन चीज बता रहे हैं, मेन जो चीज अवशोषित करता है वह ग्लूकोज के रूप में अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। सबसे पहले हम क्या बताएं? हम लोग जो खाना खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र क्या करता है? उस खाने को पचाता है, यानी उससे जो पौष्टिक तत्व खींचता है वो अधिकांश मात्रा में ग्लूकोज के रूप में उसको परिवर्तित करके अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल मिला के क्या हो गया? हमारे शरीर में ग्लूकोज मौजूद हो गया, पूरा शरीर में ग्लूकोज फैल गया, क्योंकि हम खाना खाएं, मैं पूरा शरीर में ग्लूकोज फैल गया। अब ग्लूकोज फैलने से क्या होगा भाई? तो अब आता है श्वसन का खेल। अब तक हम क्या जानते हैं? श्वसन क्या है? बस इतने हैं श्वसन। बस हम लोग यही जानते हैं कि सांस लेना, सांस छोड़ना श्वसन है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सांस लेना, सांस छोड़ना श्वसन आपका नहीं है। सांस हम जब लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारा गैस हमारे फेफड़े में प्रवेश करता है। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। लेकिन हमारे लिए उपयोगी गैस कौन सा है? आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारा फेफड़ा अवशोषित करके खून में मिला देता है। अब खून में मिलाने से क्या होता है? वह ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में ये ग्लूकोज फैला हुआ है इसको तोड़ता है। यानी हम दूसरे भाषा में कहें तो ये जो हमारा ग्लूकोज है उसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं C6H12O6, ये जो हमारा ग्लूकोज है, और फिर हम श्वसन में जो ऑक्सीजन ग्रहण किए इससे अभिक्रिया करके क्या बना देता है? आपका H2O, CO2 और ऊर्जा। तो ये जो H2O बनाया या तो हमारा खून में मिल जाता है, बात की बात है। और ये जो CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यही हम श्वसन के दौरान जो छोड़ते हैं, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कभी गौर किए हैं? हम लेते तो ऑक्सीजन है लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों? बस यही कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है। इसी वजह से श्वसन में हम जब सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन के साथ छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम जो श्वसन में छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, सब बात सही है। पानी हमारा खून में मिल गया, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए साथ में हमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा। और यही वह ऊर्जा है जिसके कारण से हम आपको कुछ बोल पा रहे हैं, आप कोई काम कर पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं। यही ऊर्जा आपको सब काम करने में मदद करता है। तो
तो आप कुल मिला के देखिए श्वसन प्रक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन से ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो गया या कहें तो अपघटित हो गया और अपघटित होकर के हमें ऊर्जा प्रदान किया। क्योंकि इस अभिक्रिया में हमको ऊर्जा मिल रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहले आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए, 2 गो एग्जाम्पल लिखाए थे, ये 3 नंबर एग्जाम्पल है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर एग्जाम्पल है। आपको जो एग्जाम में पसंद होगा वो वाला लिख दीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं पूरा का पूरा। चलिए अब हम समझ चुके हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और यही चीज़ आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है कैसे, या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है परिभाषित करें। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो आपको एक अच्छा सा उत्तर लिखने आना चाहिए। तो यह जो हम हेडिंग दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें तो आप प्रकार को ही लिखिएगा, और यह जो हम क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं इसको अलग से अच्छे से क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख लेना है, क्योंकि ये शायद आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आंसर VVI ही है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? उत्तर लिखिए। हम जानते हैं कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन तंत्र द्वारा ग्लूकोज पाचन तंत्र द्वारा, पहले लिखिए अंततः पाचन तंत्र द्वारा अंततः, अब लिखिए ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। आगे यही ग्लूकोज श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन द्वारा लिखे अपघटित
होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे लिखिए, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्मा, एक मिनट रुकिए, माफ कीजिएगा, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पाचन तंत्र द्वारा अंततः ग्लूकोज में अवघटित हो जाता है। आगे यही ग्लूकोज श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन द्वारा अवघटित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, दिख रहा है? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अब इस चीज़ का केमिस्ट्री में कोई भी आंसर लिखते हैं तो अगर उसका रिएक्शन बन सकता है, समीकरण बन सकता है, तो उसका समीकरण भी लिख दिया कीजिए, एग्जाम में अच्छा माना जाता है। तो इस चीज़ का समीकरण होता है, तो चलिए समीकरण लिखा देते हैं। तो लिखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये किससे अभिक्रिया कर रहा है भाई? तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया। वो छोड़ दीजिए, खाना का क्या हो रहा है, खाना कैसे टूट रहा है ग्लूकोज में, उसको छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ मेरा फोकस क्या है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है, और वही चीज़ को आपको समीकरण के रूप में लिखना है। तो ग्लूकोज हम सीधा लिख दिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए। अब यह किस किस चीज़ में टूटेगा? तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, हमको जल प्रदान करता है, वो भी किस रूप में? गैस रूप में। अब प्लस हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। कार्बन 6 गो है, तो यहाँ पे 6 से गुना कर देते हैं। तो अब कोशिश देखते हैं क्या होता है। 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 12 गो है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देते हैं। तो अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन भी 12 गो पुड़ गया है, ऑक्सीजन 6 गो, और यहाँ 2 गो 8 गो, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, और फिर यहाँ 6, 12 6 18 ऑक्सीजन। तो 18 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 6 2 8 ऑक्सीजन है। तो क्या किया जाए? तो 18, और इधर है आपका 8, तो यहाँ भी हम कर देते हैं गुना 6 से, जिससे क्या होगा? 6 दूनी 12 6 18 हो गया। तो ये हो गया समीकरण आपका संतुलित। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हम लिखे ये किस चिड़िया का नाम है? ग्लूकोज। माफ कीजिएगा, ग्लूकोज या ग्लूकोज भी लिखते हैं। यहाँ पे 100 भी लिखिए, जो भी लिखिए, बात एक के है। चलिए इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। उतारिए इसको। चलिए अब ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने में ऊष्मा शोषण होता है। तो ऊष्मा शोषण होने का अर्थ क्या है? ऊष्मा आप उसको दीजिएगा, उसको ऊष्मा चाहिए और आपको देना पड़ेगा।
यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने में हमें ऊष्मा अलग से देना पड़ता है, या ऊष्मा के जगह पे हम ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊर्जा भी देना पड़ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें आप हीट ही दीजिएगा, ऊष्मा ही दीजिएगा तभी वह ऊष्मा शोषी कहलाएगा। आपको अगर प्रकाश देना पड़ रहा है, आपको अगर करंट देना पड़ रहा है तो वह सारा का सारा ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के आप समझिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने में हमें ऊर्जा देना पड़ता है, चाहे ऊर्जा वो प्रकाश के रूप में हो, ऊष्मा के रूप में हो, करंट के रूप में हो, हमको उससे मतलब न है। जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में हमें ऊर्जा देना पड़ता है, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। सारा का सारा तो रासायनिक अभिक्रिया ही है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन लिखिए। चलिए तो लिखिए मेरे साथ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने के लिए हमें अलग से ऊष्मा न लिखिए, ऊर्जा लिखिए। अलग से ऊर्जा, उसमें ऊष्मा भी आ जाएगा, प्रकाश भी आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा, देनी पड़ती है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? देखिए एग्जाम्पल, तो वही आप NaCl को जो करंट पास कराकर तोड़ रहे थे, वो जो टूट रहा था Na+Cl2 में, संतुलित करने के लिए 2 से गुना कीजिए, 2 यहाँ पे, और इसमें जो विद्युत धारा आप दिए तो आपको क्या देना पड़ा? विद्युत धारा देना पड़ा, तब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? संपन्न हुआ। तो ये भी है आपका ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखिए क्या है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, आप लिख दीजिएगा शब्द में सूर्य का प्रकाश। यह जो Ag और Br2 में टूट गया, यह कैसे टूट गया? तो इसको भी संपन्न कराने के लिए सूर्य का प्रकाश देना पड़ा, प्रकाशीय ऊर्जा का जरूरत पड़ा। तो ये भी एक ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और लीजिए आपका है ये AgCl, फिर से सूर्य का प्रकाश दीजिए, तो सूर्य का प्रकाश दिए, फिर से बना 2Ag+Cl2। और एग्जाम्पल आप देखिए H2O, इसमें आप विद्युत धारा दिए, तो विद्युत धारा देने पे यह क्या बन गया? H2+O2 में। तो ये भी एक ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 2 से यहाँ गुना किए, 2 से यहाँ गुना किए। और देखिए आप कैल्शियम कार्बोनेट, हम क्या बोले थे?
100 बार बता चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो आप गर्म कर रहे हैं यानी डेल्टा जो दे रहे हैं, तो गर्म जो कर रहे हैं तो यानी क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तब ये क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में परिवर्तित हो रहा है। तो इसी वजह से यह भी एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आपको उष्मा देना पड़ रहा है, तो सारा का सारा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल याद आएगा बस एक ठो आपको बैठा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने सारे रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।